बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जो कि डाटा कम्युनिकेशन का बनता है उसका फर्स्ट हाफ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक्स में सबसे पहले हम डाटा कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। डाटा कम्युनिकेशन क्या होती है और उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम सिग्नल्स को देखेंगे, सिग्नल्स क्या हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम डाटा की टाइप्स को देखेंगे, फिर हम एनकोडिंग स्कीम्स को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है। और स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपके फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट हाफ। अब इस सिलेबस के अंदर हमने कुछ मजीद चीज़ें भी शामिल की हुई हैं जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम से बनती हैं। उसमें हम वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट क्या होता है ये देखेंगे और नंबर सिस्टम की डिफरेंट कन्वर्जन्स देखेंगे। किस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, इसी तरह डेसिमल से ऑक्टल में, ऑक्टल से डेसिमल में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, ये जितनी भी कन्वर्जन्स होती हैं हम कोशिश करेंगे इनको शॉर्टकट मेथड से कवर करने की कोशिश करें। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, आज के अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो डाटा कम्युनिकेशन का है। डाटा कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक अपना डाटा जो ट्रांसफर करना है उसको हम कहते हैं ये डाटा कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट्स, डाटा कम्युनिकेशन में हमारे पास इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी हम डाटा कम्युनिकेशन करेंगे तो ये 5 चीजें इसके अंदर लाजमी होंगी। उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं सेंडर, सेंड करने वाला। जो सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है उसको हम कहते हैं रिसीवर। थर्ड कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं चैनल। सेंडर स्टूडेंट्स है सेंड करने वाला, रिसीवर है रिसीव करने वाला, चैनल है कम्युनिकेशन मीडिया, वो मीडिया जिसके थ्रू हमने डाटा सेंड करना है। चौथा कंपोनेंट हमारे पास मैसेज है, जो चीज हमने सेंड करनी है। और फिफ्थ कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं एनकोडर या डिकोडर। ये दोनों एंड्स पर होता है, ये एनकोडिंग करता है और डी कोडिंग करता है। स्टूडेंट्स, एनकोडर डिकोडर का क्या काम है? यहां पर सेंडर साइड पर एनकोडर का काम होगा कि वो हमारा जो मैसेज है उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि जो नेटवर्क के अंदर से ट्रांसफर हो सके, और दूसरी साइड पर डिकोडर जो है उसको वापस उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो रिसीवर को समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 5 जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स बनते हैं: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, एनकोडर और डिकोडर। स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सिग्नल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स रिप्रेजेंटिंग डाटा आर कॉल्ड सिग्नल्स। सिग्नल्स क्या होते हैं? ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स जिनकी मदद से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं ये सिग्नल्स हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल्स और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। स्टूडेंट्स, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होते हैं। इनको हम कहते हैं ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स हैं। इनको अगर आप मापना चाहें तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप हर्ट्ज में मापते हैं। स्टूडेंट, जो जब भी आप एनालॉग सिग्नल की बात करेंगे तो उसके साथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच होंगी। एक उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि एक वेव की लेंथ जो होती है, एक वेव अपने आप को एक गिवन टाइम में कितनी दफा रिपीट करती है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसी तरह से जो वेव की हाइट होती है हम कहते हैं ये उसका एम्पलीट्यूड है। स्टूडेंट, जो दूसरा हमारे पास टॉपिक सिग्नल है उसको हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है ये डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। ये वंस और जीरो यानी कि ऑन और ऑफ की पल्सेस होती हैं जिनकी मदद से हमें हमारा जो सिग्नल है वो रिप्रेजेंटेशन उसकी हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक डिजिटल सिग्नल बना हुआ है, ये 1 है, 0 0 1 0 1
1 0। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये 1 0 0 1 0 1 1 0 ये एक डिजिटल हमारे पास जिसको कहते हैं डाटा था, जिसको हमने सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये ऑन एंड ऑफ की पल्सेस पर मुश्तमिल होता है। चलिए आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा क्या है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। जो डाटा है हमारा वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकती है, ऑडियो, वीडियो, ये सारी जो हैं ये डाटा की टाइप्स हैं। जब टेक्स्ट की बात होगी तो वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ जो लिखे हुए होंगे वो टेक्स्ट डाटा कहलाएंगे। इसी तरह से जब न्यूमेरिक की बात होगी तो न्यूमेरिक में हमारे पास पॉजिटिव डाटा भी आ सकता है और नेगेटिव डाटा भी आ सकता है। इसी तरह से न्यूमेरिक में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं इंटीजर और एक को हम कहते हैं रियल नंबर्स। इंटीजर्स होते हैं जो पॉइंट्स के बगैर वाली वैल्यूज होती हैं, और रियल नंबर्स होते हैं जो इशारिया वाली पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमेज है, चार्ट, ग्राफ, पिक्चर्स जो होती हैं हमारे पास वो इमेज कहलाती हैं। ऑडियो, कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं। इसी तरह से वीडियो जो है वो हम मूविंग इमेजेस को कहते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास एनकोडिंग स्कीम्स का टॉपिक है। एनकोडिंग स्कीम्स क्या हैं? एनकोडिंग स्कीम्स वो स्कीम्स हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा को बिट्स, इसको बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमें पता है कि कंप्यूटर को जो है वो डाटा 1 और 0 में समझ आता है, इसके अलावा उसको डाटा किसी और फॉर्म में समझ नहीं आता। तो हम डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स यूज करते हैं ताकि हम अपने डाटा को 1 और 0 में कन्वर्ट कर सकें। ये डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एनकोडिंग स्कीम्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। स्टूडेंट्स सबसे पहली जो एनकोडिंग स्कीम हमारे पास है उसको हम कहते हैं बीसीडी। बीसीडी एब्रीवेशन है बाइनरी कोडेड डेसिमल स्कीम का। स्टूडेंट्स ये जो है ये एक 4 बिट स्कीम थी। 4 बिट का मतलब है 2 की पावर 4। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ 16 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवाया जा सकता था। तो स्टूडेंट्स ये सबसे पुरानी स्कीम है। बाद में हमें 16, शुरू में हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने पड़ते थे वो सिंपल थे, हमें 0 to 9 रिप्रेजेंट करना होता था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सिंपल से जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता था। लेकिन बाद में हमें और भी कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करवाने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस बीसीडी को एक्सटेंड कर लिया। उसका नाम था एक्सटेंडेड बीसीडी। ये 6 बिट कोडिंग स्कीम हो गई। जब ये 6 बिट हो गई तो इसका मतलब 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 6 जो है इसके अंदर हम 64 कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स बीसीडी के बाद जो नेक्स्ट स्कीम है हमारे पास वो है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये IBM ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। स्टूडेंट्स ये 8 बिट कोडिंग स्कीम है। 8 बिट का मतलब है 2 की पावर 8। इसका मतलब इसके अंदर हम 256 कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इस स्कीम के अंदर से नॉर्मली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी स्कीम है जो IBM ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो स्टूडेंट्स वो आपने अपने माइंड में रखना है। फिर दूसरी चीज जो आपने इन कोडिंग स्कीम्स के अंदर से माइंड में रखना है वो है कि कौन सी इनकोडिंग स्कीम जो है वो कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप सिर्फ ये याद कर लें कि कौन सी इनकोडिंग स्कीम जो है वो कितने बिट की होती है तो आपको पता लग जाएगा। आप उसकी 2 की पार करेंगे तो आपको उसके सामने उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो नजर आ जाएंगे। बीसीडी में 4 कैरेक्टर थे, इसका मतलब 2 की सॉरी बीसीडी में 4 बिट स्कीम थी, इसका मतलब 2 की पावर 4। इसी तरह जब एक्सटेंडेड बीसीडी हुई तो 2 की पावर 6, और इसी तरीके से जब EBCDIC की बात हुई तो 2 की पावर 8, तो आपके पास 256 कैरेक्टर्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ASCII कोडिंग स्कीम है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नॉर्मली आजकल हम जो इस कोडिंग स्कीम यूज करते हैं वो यही है। स्टूडेंट ये 7 बिट, इसमें जो स्टैंडर्ड ASCII थी वो 7 बिट एनकोडिंग स्कीम थी। 7 बिट का मतलब है 2 की पावर 7, मतलब इसके अंदर हम 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते थे। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया और ये 8 बिट हो गई।
उसको हमने कहा ये एक्सटेंडेड आस्की है। इसके अंदर हम 256 कैरेक्टर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो आस्की स्कीम है वो कौन सी है, तो हमारे पास इसकी दो ऑप्शंस हैं, एक 7 बिट है, एक 8 बिट है। अगर वो आपसे पूछे कि कौन सी जो है वो आंसी ने डेवलप की थी, जिसको आंसी सी कहा जाता है, सॉरी आंसी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कौन सी स्कीम जो है वो डेवलप की थी स्टार्ट में, तो वो 7 बिट थी। और फिर अगर एक्सटेंडेड की बात होगी तो वो 8 बिट हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट जो इनकोडिंग स्कीम है, चलिए आइए उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास इनकोडिंग स्कीम है उसको हम यूनिकोड कहते हैं। यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम जो है ये 16 बिट इनकोडिंग स्कीम है। इसका मतलब 2 की पावर 16, इसका मतलब इसमें 65,536 कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स इसमें जो फर्स्ट जो 8 बिट हैं वो आस्की वाले यूज किए जाते हैं, और जो अगले 8 बिट हैं वो इसके अपने हैं। चूंकि अब हमें जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर 256 कैरेक्टर्स में हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई हैं। उसमें उर्दू है, पर्शियन है, आपको पता है कि दुनिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो सिस्टम जो है वो समझना शुरू हो गया है। तो 256 कैरेक्टर्स के अंदर वो सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनकी ट्रांसलेशन नहीं आ सकती थी। तो इसलिए अब जितने भी नए सिस्टम हैं सारे के सारे जो हैं वो अपने आप को रिप्लेस कर रहे हैं आस्की कोड की बजाय यूनिकोड के ऊपर। अब जो यूनिकोड है ये हमारी स्टैंडर्ड स्कीम बनती जा रही है। इसमें 65,536 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये बहुत ज़्यादा करेक्टर्स बनते हैं। इसके अंदर आप दुनिया की सारी लैंग्वेजेस को इनकोड कर लें, सारी लैंग्वेजेस के हर वर्ड की आप इसके अंदर जो है बाइनरी भी लिख लें इसके मुताबिक, तब भी ये बहुत ज़्यादा करेक्टर्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स एनकोडिंग स्कीम्स में हमने देखा हमारे पास बीसीडी कौन सी है, हमारे पास ईबीसीडीआईसी कौन सी है, हमारे पास आस्की कौन सी है, और हमारे पास यूनिकोड कौन सी है। मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी हैं। कौन सी एनकोडिंग स्कीम जो है वो कितने बिट की है, वो कितने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई। चलिए आइए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो मोड्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन का है। मोड्स क्या होते हैं? मोड्स वो तरीका है, वो वे है जिसके जरिए हम डाटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में बड़ा सिंपल सा आसान सा टॉपिक है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर से छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं, आप अपने माइंड में रखें, ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास तीन बेसिक मोड्स होते हैं। फर्स्ट मोड को हम कहते हैं सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड, दूसरे को हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड, और तीसरा हमारे पास होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। स्टूडेंट सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड के अंदर हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। सेंडर हमेशा सेंड करता है और रिसीवर हमेशा रिसीव करता है। आपके पास टीवी की जो ट्रांसमिशन होती है, रेडियो की जो ट्रांसमिशन है, जिसके अंदर आप सिर्फ रिसीवर हैं और जो टीवी वाले हैं या जो रेडियो वाले हैं वो सेंडर हैं, ये इसकी एग्जांपल बनती है। इसी तरह से पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, जिसके अंदर रिस्पॉन्स, आप किसी जगह पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो जो आपका बिल किया जाता है, तो वो भी किसी रिस्पॉन्स के बगैर सिर्फ उसके अंदर डाटा जो है वो एंटर हो रहा होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास कम्युनिकेशन मोड है उसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड के अंदर टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसमें रिसीव भी किया जाता है और सेंड भी किया जाता है, लेकिन वन वे एट अ टाइम। वन वे एट अ टाइम का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जब सेंडर सेंड कर रहा होगा तब रिसीवर जो है वो सेंड नहीं कर सकेगा इधर। इसी तरह से जब ये रिसीवर सेंडर बन के सेंड करेगा तो ये वाला जो सेंडर है ये सेंड नहीं कर सकेगा। स्टूडेंट्स अगर आपने वॉकी टॉकी देखा हो तो वॉकी टॉकी जो है वो इसकी एक एग्जांपल बनती है कि एक पर्सन जो है वॉकी टॉकी पे बटन प्रेस करता है, अपनी बात मुकम्मल करता है और उसके बाद वो बोलता है ओवर। ओवर का क्या मतलब है? ओवर का मतलब है कि अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, अब आप बोलें, आपकी बारी है। तब अगला पर्सन जो है वो बोलना शुरू करता है। स्टूडेंट्स जब एक पर्सन जो है वो वॉकी टॉकी के ऊपर बोल रहा होता है तो दूसरी साइड वाला पर्सन जो है वो सिर्फ सुन रहा होता है। इसी तरह से जब वो बोलता है तो ये पर्सन ए सिर्फ सुनता है। स्टूडेंट्स तीसरा जो कम्युनिकेशन मोड हमारे पास है उसको हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन
मोड। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मोड के अंदर हमारे पास टू वे जो है वो कम्युनिकेशन होती है। उसमें हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मीडियम है वो शेयर्ड होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान। यानी कि एक ही टाइम पर आप डाटा सेंड भी कर रहे हैं और रिसीव भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके पास आपका जो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है या जो घर का टेलीफोन है वो आपके पास फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल्स में आता है। आप अगर नोट करें तो आप अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ जा रही है और आगे से भी सेम टाइम पर आवाज़ें जो हैं वो आ रही होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मोड्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डाटा ट्रांसमिशन है। डाटा ट्रांसमिशन की दो मेन टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, एक को हम कहते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। स्टूडेंट्स, पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर हम जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं वो ग्रुप ऑफ बिट्स की सूरत में करते हैं। इसमें एक टाइम पर एक से ज्यादा बिट्स जो हैं वो ट्रांसफर होती हैं, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हम डाटा जो है वो बिट बाय बिट ट्रांसमिट करते हैं। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर अगर आप 8 बिट्स की सूरत में डाटा ट्रेवल करवाना चाहते हैं तो आपको हर बिट के लिए एक अलग लाइन रिक्वायर्ड होती है। यानी कि अगर आपने 8 बिट्स डाटा ट्रेवल करवाना है तो आपको 8 लाइंस रिक्वायर्ड होंगी। हर लाइन जो है उसके अंदर से एक बिट डाटा जाएगा। जबकि सीरियल बिट में चूंकि बिट बाय बिट जाना है तो इसलिए इसमें एक ही लाइन रिक्वायर्ड होती है, एक से ज्यादा लाइंस की जरूरत नहीं होती। पैरेलल ट्रांसमिशन की एग्जांपल में हमारे पास कंप्यूटर और प्रिंटर की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है वो चूंकि पैरेलल पोर्ट के जरिए होती है तो ये पैरेलल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास जो टेलीफोन लाइंस की कम्युनिकेशन है वो इसकी एग्जांपल बनती है। सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन, दूसरी को हम कहते हैं सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन। जो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है इसके अंदर जो डाटा है वो करैक्टर बाय करैक्टर जाता है। उसके नाम से जाहिर हो रहा है वो एसिंक्रोनियस है, उसमें डाटा सिंक्रोनियस नहीं है। जबकि जो दूसरी ट्रांसमिशन हमारे पास सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है उसके अंदर जो हमारा डाटा जाता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। हर ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा करैक्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक भेजेंगे तो उसके अपने फायदे भी हैं, उसके अपने नुकसान भी हैं। जो एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है इसके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं उनके अंदर इरेगुलर गैप होता है। हम करैक्टर्स को सेंड करते चले जाते हैं, हमें इस चीज को नोट करने की जरूरत नहीं होती कि कौन से करैक्टर के बाद जो है वो किस, चूंकि ब्लॉक नहीं बना होता तो हमें यहाँ पर ये नोट करने की जरूरत नहीं होती कि कौन सा जो करैक्टर है उसने और कौन से करैक्टर ने मिलकर जाना है। हम जस्ट करैक्टर्स आगे सेंड करते चले जाते हैं और वो डेस्टिनेशन तक पहुंचते चले जाते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक स्टार्ट बिट होती है जिसको हम कहते हैं जीरो। स्टार्ट बिट को कहते हैं जीरो और इसको हम कहते हैं ये स्पेस स्टेट है। स्टूडेंट्स, एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में डाटा को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें डाटा को स्टोर करना पड़ता है सेंड करने से पहले। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम एक क्लॉक, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन में हम एक क्लॉक यूज करते हैं जो कंट्रोल करता है बिट्स के जो सेंड होने की टाइमिंग है उसको। तो स्टूडेंट्स, इसको जरा अगर दोबारा देखें तो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन की दो टाइप्स हैं, पहली पैरेलल, दूसरी सीरियल। जो पैरेलल ट्रांसमिशन है उसके अंदर जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं वो ग्रुप ऑफ बिट्स की सूरत में करते हैं। जो सीरियल ट्रांसमिशन है उसके अंदर हम डाटा बिट बाय बिट करते हैं। इसी तरह सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर भी दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं एसिंक्रोनियस, एक को हम कहते हैं सिंक्रोनियस। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर जो डाटा है वो करैक्टर बाय करैक्टर जाता है, जबकि जो सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन है उसमें वो जो डाटा है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। हर ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा करैक्टर्स होते हैं। एसिंक्रोनियस के अंदर हमें डाटा सेंड करने से पहले सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंक्रोनियस से पहले हमें सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन के अंदर हमें डाटा सेंड करने से पहले स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि नेक्स्ट बोर्ड पर है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आपको टॉपिक्स की प्रैक्टिस करवाई गई है जिसमें आपके पास वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट
उसके बाद आपके पास जो नंबर सिस्टम है उसकी कन्वर्जन्स की कुछ प्रैक्टिस है। ये इसलिए यहाँ पर करवाई जा रही है कि जो आपका एंटी टेस्ट है अक्सर उसके अंदर इनके अंदर से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन नहीं होती। जिन स्टूडेंट्स ने तो मैट्रिक वगैरह के अंदर ये कन्वर्जन्स पढ़ी हुई हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होता है। जिन्होंने इंटर में कंप्यूटर रखा है, मैट्रिक के अंदर ये चीज़ें नहीं पढ़ी, उनके लिए फिर ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। चलिए आइए इन टॉपिक्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास वंस कम्प्लीमेंट है। वंस कम्प्लीमेंट में आपने याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी नंबर का वंस कम्प्लीमेंट करें, तो आपने उस बाइनरी नंबर में जहाँ पर 1 होंगे उनको 0 से रिप्लेस कर देना है और जहाँ पर 0 होंगे उनको 1 से रिप्लेस कर देना है। ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 10001। इसका अगर हम वंस कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 1 को हमने 0 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया, इस 0 को भी 1 कर दिया और इस 1 को 0 कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वंस कम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारे पास एक टर्म है टूज कम्प्लीमेंट। क्या होता है टूज कम्प्लीमेंट में? हमने सिंपल ये करना है कि हम पहले वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सट्रीम राइट साइड है उसके अंदर हम एक बिट जो है वो ऐड कर देंगे। इसकी एग्जांपल में देखें, यहां पर हमारे पास 10001, हमने इसका वंस कम्प्लीमेंट ले लिया और उसके बाद जो इसका एक्सट्रीम राइट था यहां पर हमने एक बिट जो है वो ऐड कर दी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया टूज कम्प्लीमेंट। चलिए आइए टाइप कन्वर्जन्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट टाइप कन्वर्जन्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अंदर हमने कोशिश की है कि 2 से 3 मेथड्स को फॉलो किया जाए, बहुत ज़्यादा मेथड्स को फॉलो ना किया जाए, ताकि आपको सिर्फ 1-2 मेथड्स याद रखने जो हैं वो ईजी होते हैं। जितने ज़्यादा मेथड्स को आप याद करने की कोशिश करेंगे आपके लिए मुश्किल होते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमने किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मेथड लिखा हुआ है। हमारे पास ये 3 नंबर्स लिखे हैं, ये बाइनरी में लिखा है, ये ऑक्टल में, ये हेक्साडेसिमल में। बाइनरी का स्टूडेंट्स हमें पता है ऐसा नंबर होता है जिसका जो बेस है वो 2 होती है। ऑक्टल हमें पता है ऐसा नंबर है जिसकी बेस जो है वो 8 है। इसी तरह से हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो 16 होती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास बाइनरी नंबर है। इस नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम में है। ये बाइनरी में है। ये जिस नंबर सिस्टम में होगा उसके इस हर नंबर के ऊपर हम उस नंबर सिस्टम का, जिस तरह बाइनरी है तो हम 2 लिखेंगे, 2 की पावर 0, अगले डिजिट के ऊपर हम लिखेंगे 2 की पावर 1, अगले के ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 2, फिर लिखेंगे 2 की पावर 3, फिर लिखेंगे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। स्टूडेंट्स, अब हमने सिंपल इनको ऐड कर लेना है। हम 2 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका आंसर आएगा 1। 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका जो आंसर आएगा वो 2 बनेगा। फिर ये चूंकि 0 है तो इसको हम काट देते हैं, ये 0 हो गया। फिर 2 की पावर जो 3 है वो 8 बनता है, 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। उसके बाद ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि 0 है। तो 2 की पावर जो 5 है ये हमारे पास जो है वो 32 बनता है। तो यहाँ पर हमने 32 लिख लिया। स्टूडेंट्स, अगर हम इनको ऐड करें 32 प्लस 8 40, 42 और 43। अब इस बाइनरी का जो हमारे पास डेसिमल था वो बना 43। बाइनरी टू डेसिमल आपको समझ आ गया। इसी तरह से हम ऑक्टल को देख लेते हैं। आपने मेथड यही फॉलो करना है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्टल नंबर लिखा हुआ है। इस ऑक्टल को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो ऑक्टल में चूंकि बेस 8 होती है, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 की पावर 0, फिर अगले के ऊपर लिखेंगे 8 की पावर 1, फिर उससे अगले के ऊपर लिखेंगे 8 की पावर 2। तो स्टूडेंट्स, 8 किसी भी चीज़ की जो पावर है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 8 की पावर 1 8 है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, उसके बाद 8 की पावर 2 है तो ये 64 है, 64 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 64 बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको प्लस करें तो ये 64 प्लस 16 ये 80 और 4 84 बनता है। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल लिखी हुई है 16 की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम मेथड वही फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर जो सबसे पहले है ये 1 लिखा हुआ है
और ए की जगह हमने यहाँ पर 10 लिख दिया है क्योंकि ए जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है इस नंबर सिस्टम में। हम लिखेंगे 16 की पावर 0, इसके ऊपर लिखेंगे 16 की पावर 1। अब 16 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो 10 बनेगा, प्लस इसी तरह से 16 की पावर 1 जो है वो 16 के बराबर है, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 16 बनेगा। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हमारे पास आएगा 26। इसी तरह से अगर हम इसके इस साइड पे 2, 3 कुछ भी ऐड करते चले जाते तो 16 की पावर 2, 16 की पावर 3 इसमें ऐड होता चला जाता। स्टूडेंट्स एक तो ये मेथड आपने याद रखना है कि आप किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपने सिर्फ ये एक इकलौता यही मेथड ज़हन में रखना है कि आपने वो नंबर लिखना है और उसके ऊपर आपने जिस नंबर सिस्टम से आपने कन्वर्जन करनी है उसके 0 से स्टार्ट हो जाना है और आगे उसके ऊपर लिखते चले जाना है, बाद में उनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ मजीद कन्वर्जन्स नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन दी हुई है। जब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना चाहेंगे तो हेक्साडेसिमल का हमें पता है कि इसकी बेस जो है वो 16 होती है और 16 बेस में हम 4 के पेयर्स में जो डाटा है वो स्टोर करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास ये एक डिजिट दिया गया है 1A, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। मैं इसकी बाइनरी बनाना चाहता हूं तो मैं पहले जो है वो A की बाइनरी बनाऊंगा। मैंने 1 और A उसी तरह से लिख लिया। मैंने A की बाइनरी बनाई, A 10 था, इसकी बाइनरी बनी 1010। इसी तरह से मैं 1 की अगर बाइनरी बनाऊंगा तो हमें पता है 1 की बाइनरी जो है वो 1 होती है। तो चूंकि हमने इसको 4 के पेयर्स में बनाना था तो इसलिए मैंने इसके लेफ्ट साइड पर 3 0 लगा दिए। अब हमारे पास ये जो 1A है इसकी बाइनरी बनती है 0001 1010। स्टूडेंट्स इसी तरह से हमारे पास अगर हम ऑक्टल की बाइनरी बनाना चाहें तो ऑक्टल में आपने इनको 4 की बजाय 3 में कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 705 और ये ऑक्टल नंबर है। अब मैं इसकी बाइनरी बनाना चाह रहा हूं तो मैं इसको 705 इसी तरह से लिख लूंगा। मैं 5 की बाइनरी बनाऊंगा तो ये बनेगी 101। 0 की बाइनरी जो है वो 000 बनती है। 7 की बाइनरी अगर हम बनाएं ये बनती है 111। तो स्टूडेंट्स इसमें 1110000101 जो है ये हमारा जो है वो 705 की बाइनरी बन जाएगी। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि इन टाइप कन्वर्जन से आपको कुछ चीज़ों का फ़ायदा हो गया होगा। बाकी जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसके अंदर भी हमने आपसे कुछ कन्वर्जन्स पूछी हुई हैं। अगर हमारा कोई चीज़ जो है वो बताने से रह गई या कोई कन्वर्जन जो यहाँ पर आपको समझ नहीं आई, इंशाल्लाह वहाँ पर हम रिपीट करेंगे, आपका वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।